नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेहरान में रैली के पास धमाका, एक की मौत। इराक में अमेरिकी विमान को किसने गिराया? इराक में अमेरिकी सैन्य विमान हादसे में 4 लोगों की मौत। तेहरान में 13 मार्च को अल कुद्स दिवस पर पड़ी रैली के दौरान धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अल जजीरा और CNN ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि प्रदर्शन स्थल के पास तेहरान की मुख्य सड़कों पर कई धमाकों की आवाजें आईं। ईरान के नूर न्यूज ने एक फुटेज साझा किया है जिसमें दूर से हवाई हमले के बाद प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं और धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। अभी तक एक शख्स के मारे जाने की सूचना है। हमले को लेकर ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी का कहना है कि अल कुद्स दिवस के दौरान हुए प्रदर्शनों में इस्राएली हमले इसराइल की कमजोरी और भ्रम को बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमले इसराइल के डर का नतीजा हैं और राष्ट्रपति ट्रंप की समस्या यह है कि वे यह समझने में असमर्थ रहे हैं कि ईरानी जनता मजबूत, जागरूक और दृढ़ निश्चयी है। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी सेना का एक हवाई ईंधन भरने वाला विमान बोइंग KC-135 टैंकर पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना की पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने की। अमेरिकी बयान के अनुसार यह हादसा अमेरिका इसराइल के ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुआ। 2 KC-135 टैंकर विमान मिशन में शामिल थे, जिनमें से एक सुरक्षित उतर गया जबकि दूसरा क्रैश हो गया। वहीं इराक में सक्रिय ईरान समर्थक संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने दावा किया कि उसने विमान को मार गिराया, लेकिन अमेरिकी सेना ने इसे खारिज कर तकनीकी कारण बताया है। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमला करने का दावा किया, जिसे पेंटागन ने गलत बताया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जहाज सुरक्षित है और मध्य पूर्व में अभियान जारी है। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र में अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। इराक में अमेरिकी सेना का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है। इसकी पुष्टि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने की। अमेरिकी सेना का एक KC-135 रिफ्यूलिंग विमान पश्चिमी इराक में हादसे का शिकार हो गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 12 मार्च की दोपहर लगभग 2 बजे पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव कार्य जारी रहने के बीच विमान में सवार 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत की पुष्टि हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कमान का ये भी कहना है कि ये विमान दुश्मन की गोलीबारी या अपनी ही सेना की गोलीबारी के कारण दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। G7 से बोले ट्रंप, ईरान सरेंडर करने वाला है। रिपोर्ट, ईरान के स्कूल पर हुए हमले के पीड़ितों को चीन देगा मदद। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 नेताओं के साथ एक कॉल में दावा किया कि ईरान जल्द ही सरेंडर करने वाला है। यह जानकारी एक्सियोस की एक रिपोर्ट में सामने आई, जिसमें कॉल की जानकारी रखने वाले सूत्रों का हवाला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि तेहरान में ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा है तो यह फैसला कर सके कि युद्ध जारी रखना है या नहीं। हालांकि करीब 24 घंटे बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान लड़ाई जारी रखेगा और बदला लेना उसकी प्राथमिकता है। युद्ध के 4वें दिन ईरान ने रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी भी दी, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच चीन ने ईरान में एक स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में मारे गए छात्रों के परिवारों की मदद करने का ऐलान किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना ईरान की इरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को $2 लाख की मानवीय सहायता देगा। यह सहायता उन छात्रों के माता पिता को मुआवजे और संवेदना के तौर पर दी जाएगी जो हमले में मारे गए थे। ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले में कम से कम 165 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई बच्चे शामिल थे। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तेहरान ने हमले के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि अमेरिकी सेना इसकी जांच कर रही है। वहीं इस बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एक अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल निशाना चूकने के कारण स्कूल पर गिर गई थी। चीन ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए ईरान को मानवीय सहायता जारी रखने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल लीव अनिवार्य करने की मांग खारिज की। CGI बोले, इससे महिलाओं का करियर खत्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला CGI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनाया। अदालत ने कहा कि अगर हर महीने
मासिक धर्म अवकाश को कानून से अनिवार्य कर दिया गया तो निजी क्षेत्र में महिलाओं को नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है और उनके करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह याचिका वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी, जिसमें महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक धर्म के दौरान छुट्टी या अन्य सहायता की मांग की गई थी। याचिका में बताया गया था कि कई महिलाओं को तेज दर्द, एंडोमेट्रियोसिस और यूट्राइन फाइब्राइड्स जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे काम या पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि स्वेच्छा से मेंस्ट्रुअल लीव देना अच्छी बात है, लेकिन इसे कानून से अनिवार्य करना नुकसानदायक हो सकता है। अदालत ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सभी पक्षों से चर्चा कर नीति बनाने पर विचार करने को कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष का नोटिस। पहली बार किसी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिया गया नोटिस। संसद के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला और नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दलों के 193 सांसदों ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है। यह नोटिस पहली बार किसी वर्तमान सीईसी के खिलाफ दिया गया। विपक्ष ने उन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और चुनावी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत दिया गया, जिसमें सीईसी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होती है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। वहीं संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर प्रदर्शन भी किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष और खासकर राहुल गांधी की आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात, तेल आपूर्ति पर चिंता। खामेनेई की मौत पर नहीं जताया दुख, विपक्ष का हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात कर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा तेल गैस की आपूर्ति भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बातचीत उस संघर्ष के बाद पहली सीधी वार्ता थी जिसमें अमेरिका और इस्राएल के हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को मौत हो गई थी। मोदी ने शांति और कूटनीति की अपील की, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने खामेनेई की हत्या की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे सरकार का दोहरा रुख बताया। वहीं भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री पहले ही ईरानी दूतावास जाकर शोक जता चुके हैं। इस बीच क्षेत्र में तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे भारत में एलपीजी और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। भारत ईरान के विदेश मंत्रियों की फोन पर अहम बातचीत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार रात को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बात की। इस बारे में जयशंकर ने 13 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बातचीत में भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ ब्रिक्स से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरागची ने जयशंकर को अमेरिका और इस्राएल की ओर से ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई और उससे क्षेत्र में पैदा हुई स्थिति के बारे में जानकारी दी। बातचीत में इस तनाव के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा हुई। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने खिलाफ सैन्य आक्रामकता की निंदा करने की जरूरत बताई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल स्टील के करीब, जल्द हो सकती है बड़ी घोषणा, अमेरिकी राजदूत। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि अमेरिका और भारत अहम खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब है और अगले कुछ महीनों में इस पर बड़ी घोषणा हो सकती है। उन्होंने यह बात इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कही। गोर के अनुसार यह समझौता उन्नत विनिर्माण ऊर्जा प्रणालियों और नई तकनीकों के लिए जरूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के संबंध ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं और हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग में कई सफलताएं मिली हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 7 फरवरी को दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति जताई थी, जो आगे चलकर व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का रास्ता खोलेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।